oder direkt dem Weiblein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es leer wird. तेरह जून की तारीख थी वो। रौनक, साहिल, विक्रम, नंदू अपनी छुट्टियां बिताकर वापस लौट रहे थे। जब वो सतपुरा के जंगलों से गुजर रहे थे, जंगल के सन्नाटे को चीरती गाड़ी की आवाज एवं उसकी तेज रोशनी जो अंधेरे को चीरती हुई जंगल को रोशनी से भर रही थी। विक्रम कार ड्राइव कर रहा था। रौनक, साहिल पीछे की सीट पे बैठे ऊँघ रहे थे। नंदू विक्रम के बगल में बैठा सिगरेट के कस ले रहा था। विक्रम ने बोला, ला यार, सिगरेट दे मुझे। कहीं कोई आराम करने की जगह दिखे तो आराम किया जाए। नंदू ने सिगरेट विक्रम की तरफ बढ़ा दी। अचानक विक्रम ने कार की स्पीड कम कर दी। क्या हुआ? पूछा नंदू ने। सामने देख। विक्रम ने इशारा किया। एक लड़की जो कपड़ों से कोई नाचने वाली लग रही थी, एक बूढ़े के साथ रोड के किनारे खड़ी थी। अभी ये क्या है? इस सुनसान में ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नंदू ने बड़बड़ाते हुए विक्रम को देखा। तब तक कार उनके पास पहुंच चुकी थी। क्या मेले तक हमें छोड़ दोगे बाबूजी? हमारी बग्गी खराब हो जाने के कारण हम पैदल ही निकल पड़े। आज नौटंकी में मेरा प्रोग्राम भी है ना। बग्गी? विक्रम बुदबुदाया। जी हाँ, मैं पड़ोस की गांव की हूं ना। बग्गी का पाया टूट जाने के कारण पैदल ही जा रही थी। ये मेरे चाचा जी हैं, साथ में जा रहे थे मुझे पहुंचाने के लिए। लेकिन इस जंगल में कौन सा मेला लगा है? नंदू ने हैरत से पूछा। है, चलोगे तब पता चलेगा ना। नंदू ने विक्रम को इशारा किया कि नहीं, लेकिन विक्रम का दिल नहीं माना कि वो किसी लड़की को यूं छोड़ दे, वो भी ऐसे बियामान जंगल में। तब तक रौनक और साहिल की भी नींद टूट चुकी थी। दोनों पीछे की सीट पर बैठ गए। विक्रम ने नोटिस किया कि लड़की एकटक विक्रम को देख रही थी। आगे से दाहिने जंगल की तरफ जाने वाले एक सड़क जो मुड़ रही थी, लड़की ने उस पर मुड़ने के लिए कहा। थोड़ा ताज्जुब हुआ विक्रम को। फिर कुछ सोचकर उसने कार दाहिने मोड़ दिया। सचमुच एक मेला लगा था। मेले के सामने बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी वगैरह खड़े थे। यार, किस दुनिया में आ गए? मन ही मन नंदू ने सोचा। सभी कार से बाहर निकले। अंदर मेले में काफी चहल पहल थी। तो यही है आपका मेला? एक अंगड़ाई लेते हुए विक्रम ने पूछा। जी बाबूजी, मेरा नाम झुमरी है। उधर कोने में मेरा नौटंकी चल रहा है, आप जरूर आइएगा, मुस्कुराते हुए झुमरी ने कहा और बूढ़े के साथ मेले की एक तरफ चली गई। तो अब क्या करें? वापस चलें? नहीं यार, बहुत सालों के बाद हम लोगों ने ऐसे मेले देखे हैं। देख नहीं रहा? ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरी दुनिया में हम लोग आ गए हैं। चल, इसको भी एंजॉय करते हैं। हाँ यार, वैसे भी गाड़ी चलाते चलाते बहुत थक गए हैं। चल चल, थोड़ा मेला घूमते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। थोड़े ही समय में चारों दोस्तों को अच्छा लगने लगा। कहीं चाट, कहीं जलेबी, कहीं पकौड़ी, हर तरफ स्टॉल लगे हुए थे। लेकिन उस मेले की एक खास बात जो थी वो ये कि सब कुछ ऐसा प्रतीत होता था जैसे सैकड़ों साल पहले का सब कुछ हो। सबके चेहरे पे खुशी झलक रही थी। चारों दोस्तों ने मेले में घूमते हुए उस तरफ चल पड़े जिधर झुमरी गई थी। थोड़ा सा ही आगे ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही थी। पंडाल में पहुंचने पर उन्हें झुमरी ढोलक की ताल पर थिरकती हुई नजर आई। विक्रम ने देखा एक धोती कुर्ता पहने हुए, सर पे सफेद पगड़ी बांधे बुजुर्ग और इनके साथ में एक व्यक्ति जिसने अपने हाथों में कुछ मालाएं पकड़ी हुई थी,
इनकी तरफ आ रहे थे। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए। शायद आपको नहीं पता, 3 दिनों के लिए हर साल मेला लगता है। आज मेले का अंतिम दिन है, तभी तो झुमरी को भेजा था हमने आपको बुलाने के लिए। आइए बैठिए। चारों दोस्तों को एक बात समझ में नहीं आ रही थी। वो एक दूसरे के मुंह को ताक रहे थे। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो इस व्यक्ति को जानते हैं या ये व्यक्ति उन्हें जानता है। वो ऐसी पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है। हमने झुमरी को भेजा आपको लाने के लिए, वगैरह वगैरह। बहरहाल ज़्यादा दिमाग न चलाते हुए इन लोगों ने मालाओं को पहना और उस व्यक्ति के साथ चल पड़े। पंडाल के एक किनारे गद्दे पड़े हुए थे। वहाँ पे बैठते हुए उस व्यक्ति ने कहा, आइए हुजूर, आइए यहाँ बैठिए। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। हर साल 3 दिनों के लिए मेला लगता है। आज तीसरा दिन है। कल ही सब कुछ उजड़ जाएगा, सब चले जाएंगे, हम सब गांव वाले रह जाएंगे। आज की रात आपका स्वागत है। आइए मेले का आनंद लीजिए, नाच गाने का आनंद लीजिए। आप हमें जानते हैं? नहीं हुजूर, मैं आपको नहीं जानता। फिर ये स्वागत हमारे गांव का रिवाज है हुजूर। नए परदेशियों का हम इसी तरह स्वागत करते हैं, और आप तो हमारे लिए कुछ विशेष हैं। विशेष? विशेष से मतलब? नंदू ने पूछा। चारों दोस्तों को कुछ अजीब सा लग रहा था। पंडाल के अंदर के बैठे हुए तमाम लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। झुमरी के नृत्य पे एक समा सा बन चुका था। सभी खुश थे, सभी एंजॉय कर रहे थे नाच गाने को, कि तभी एक तरफ से शोर उठा, नवाब साहब आ गए, नवाब साहब आ गए। अचानक मुखिया का चेहरा फीका पड़ गया, जैसे वो ना चाहता हो कि नवाब आए। नवाब आ गए? अबे आज के ज़माने में नवाब है क्या? हाँ हुजूर है। तो अजीब सी बात है, मैंने तो सुना था कि ये बहुत सालों पहले ख़त्म हो गया नवाबी। पता नहीं यार, हम कौन से गांव में आ गए हैं। साहिल ने बोला। विक्रम ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वो जानना चाहता था आखिर माजरा क्या है। मुखिया की अजीबोगरीब बातें, मेले का माहौल, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप कुछ सोचे जा रहा था कि अचानक एक तरफ से शाही कपड़ा पहने हुए एक व्यक्ति, जिसके चेहरे पे हल्की दाढ़ी थी और सर पे जरीदार टोपी, वो पंडाल की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अनमने ढंग से मुखिया ने उसको जाकर सलाम किया और पंडाल की तरफ ले आया। कपड़े के हाव भाव से वो कोई शाही खानदान का लग रहा था। उसके साथ 2 लोग थे जो शाही दरबारी लग रहे थे। एक बहुत ही नक्काशी किया हुआ कुर्सी लाकर बीचों बीच रखा गया और नवाब को बैठाया गया। नवाब के चेहरे से जैसे मक्कारी झलक रही हो, छोटी छोटी मूछें, हल्की सी दाढ़ी, आंखों में वहसीपन। वो एकटक झुमरी की तरफ देखे जा रहा था, और उसका यह देखना शायद मुखिया को अच्छा नहीं लग रहा था। इस बात को नोटिस किया विक्रम ने। ना चाहते हुए भी मुखिया को नवाब के सामने जाकर उसकी खातिरदारी करनी पड़ रही थी। उस पंडाल का माहौल भी पहले की तरह नहीं रहा था। जैसे ही नवाब की एंट्री हुई, पूरे पंडाल में शांति सी छा गई। जो लोग कुछ देर पहले उछल कूद करते हुए नाच गाने का आनंद ले रहे थे, वो सब शांत होकर बैठ गए। खुद झुमरी भी, जो काफी उल्लास के साथ नाच रही थी, उसके चेहरे पर भी एक डर सा आ गया। उसकी नाच में वो बात नहीं रही जो कुछ समय पहले थी।
बहरहाल समय बीतता गया और कुछ देर के बाद नौटंकी बंद हो गई। पंडाल से लोग धीरे धीरे जाने लगे। मुखिया ने विक्रम और उसके दोस्तों से कहा, आप लोग चलिए मेरे साथ मेरे घर, आप लोगों की खातिरदारी का मौका मिलेगा, ये हमारे लिए धन्य भाग है। उसकी आंखों से विक्रम को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसा मुखिया कोई विनती याचना करना चाहता हो, इनसे कोई मदद मांगना चाहता हो। विक्रम ने हाँ में सहमति में सर हिलाया और चारों दोस्त उसके साथ चल दिए। मुखिया का घर पुराने तरीके का बना हुआ था, खपड़ेल का छत। साहिल ने छत को देखते हुए पूछा, यार आज के ज़माने में भी ऐसे खपड़ेल के छत होते हैं? हाँ हो सकता है, गांव है ना, बहुत सारे गांवों में आज भी पुराने रीति रिवाज के छत होते हैं। नंदू ने बोला, हो सकता है। अजीब सी बात है यार, ये लोग अभी भी उसी दुनिया में जी रहे हैं। दोस्त बातें करते हुए एक कमरे तक पहुंचे जिसमें जमीन पे पुआल बिछी हुई थी और उस पे कपड़े का सिला हुआ गद्देनुमा, जिसे लेवनी बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, वो बिछी हुई थी। मुखिया ने कहा, आप लोग यहाँ आराम कीजिए, अगर कोई तकलीफ हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ जलपान का प्रबंध करता हूँ। चारों दोस्तों को नींद भी आ रही थी और थके हुए भी थे। बिना कुछ सोचे ये लोग उस बिस्तर पे पड़ गए। कुछ ही देर में बगल वाले कमरे में काफ़ी चहल पहल की आवाज़ आने लगी। अभी उन दोस्तों को नींद आई भी नहीं थी। विक्रम को तो वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, उसके दिमाग में लगातार कुछ न कुछ चल रहा था। वो यहाँ के हालात को समझने की कोशिश कर रहा था। एक जंगल के अंदर एक सड़क, उसमें एक बसा हुआ गांव, रात के तीसरे पहर मेले के अंदर चहल पहल, उसे सब कुछ किसी स्वप्न की तरह लग रहा था। तभी बगल से तेज तेज आवाजें आने लगी और एक लड़की के रोने की भी आवाज़ सुनाई दी। विक्रम से नहीं रहा गया, उत्सुकता बस वो अपने कमरे से बाहर निकल आवाज़ वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वहाँ पहुँचा उसने खिड़की से झांका अंदर तो देखा कि अंदर नवाब और उसके दोनों दरबारी खड़े थे। सामने मुखिया और एक तरफ झुमरी, जो लगातार रोए जा रही थी, खड़ी थी। मुखिया ने दोनों हाथ जोड़े हुए थे नवाब की तरफ और नवाब के चेहरे पे एक वहसीपन था, एक मक्कारी सी थी। नहीं हुजूर, मुखिया ने नवाब की तरफ हाथ जोड़कर बताया, इस गरीब के साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये मजबूरी में ये अपने माँ और छोटी बहनों के लिए नाचती और गाती है, लेकिन ये एक शरीफ घर की लड़की है, मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मुखिया एक सख्त लहजे में बोला, बेहतर हो हुजूर, आप यहाँ से चले जाइए। तेरी ये जुर्रत, कहते हुए नवाब ने मुखिया को जोर से धक्का देते हुए झुमरी को पकड़ लिया। अब तक विक्रम को सारी बात समझ में आ चुकी थी। शायद नवाब की नज़र उस झुमरी पे थी और मुखिया उसे किसी भी हाल में झुमरी को सौंपने को तैयार नहीं था। तब तक आवाज़ सुनकर विक्रम के तीनों दोस्त भी विक्रम के पास पहुंच चुके थे। कमरे के अंदर दाखिल होते ही विक्रम ने कहा, अभी वो नौटंकी के जोकर, छोड़ लड़की को। नवाब ने इनकी तरफ देखा और एक जोरदार अट्टहास करते हुए बोला, तू बचाएगा इन्हें, तू? अचानक मुखिया ने खपड़ेल में दबाई हुई हंसिया बाहर निकाल ली। हुजूर, छोड़ दीजिए झुमरी का हाथ। मुखिया के हाथ में हंसिया देखकर नवाब गुस्से से पागल हो चीख पड़ा, मुखिया! और उसने अपने म्यान से तलवार निकाल ली।
झुमरी ने नवाब के हाथ से आज़ाद होने के लिए नवाब को जोर से अपने दांतों से काट लिया। नवाब के हाथ की तलवार झुमरी की तरफ चल गई। विक्रम ने दौड़कर नवाब का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन ये क्या, जैसे नवाब का हाथ हवा का हो, पकड़ में नहीं आया और अगले ही पल झुमरी का सर कटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा था। नवाब! चीखते हुए मुखिया ने हंसिया चला दी। नवाब के गर्दन से खून की धार फूट पड़ी और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि नवाब के सैनिक भी नहीं समझ सके कि क्या करें। मगर मरने से पहले, नीचे गिरने से पहले नवाब ने चिल्लाते हुए बोला, खत्म कर दो सबको, जला दो पूरे गांव को। और ये बोलते बोलते नवाब जमीन पर गिर पड़ा। सैनिकों की तलवारें चली मुखिया पर। चारों दोस्त बचाने के लिए कूद पड़े, लेकिन फिर वही बात हुई, किसी को पकड़ नहीं पाए, जैसे कि वो हवा के बने हों। और अगले ही पल मुखिया भी जमीन पर गिर पड़ा। उसने मरने से पहले विक्रम की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया, तुम भी नाकाम हो गए, तुम भी नाकाम हो गए। पता नहीं और कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। लगता है हमारा इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ। नवाब के दोनों सैनिक और बाहर, मेले के बाहर सैनिकों ने पूरे गांव में कत्लेआम मचा दिया। अपनी आंखों के सामने ये सब होता देख विक्रम और उसके दोस्तों रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये क्या, वो जब भी किसी को बचाने के लिए पकड़ने की कोशिश करते, न वो व्यक्ति पकड़ में आता और न ही सैनिक। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ख्वाब के दुनिया में ये हों और ये सब कुछ हवा में हो रहा हो। न वो किसी को बचा पा रहे थे, न ही किसी को मारने से रोक पा रहे थे। और देखते देखते पूरा गांव लाशों से पटने लगा। अचानक सैनिकों ने गांव के खपड़ेल में आग लगानी शुरू कर दी। बहुत सारे घर तो घास और फूस के बने हुए थे। उन्होंने तेजी से आग पकड़ ली और अपनी आंखों के सामने विक्रम और उसके दोस्त गांव को धू धू कर जलता हुआ देखते चले गए। भागो भागो यहाँ से, वरना हम सब भी जल जाएंगे। मगर ये क्या, जिधर से भी वो भाग रहे थे, इन्हें एक बात अजीब सा लग रहा था, आग की गर्मी इनको महसूस नहीं हो रही थी। फिर भी कहीं आग में न जल जाएं, इस डर ने इन्हें बाहर की तरफ भागने को मजबूर कर दिया। झुमरी मर चुकी थी, मुखिया मर चुके थे, नवाब मर चुका था और उसके बचे कुचे सैनिक गांव में तबाही बरपा रहे थे। थोड़ी ही देर में विक्रम और उसके दोस्तों ने देखा, धीरे धीरे वो गांव इनके सामने से, इनकी आंखों के सामने से ओझल होता चला जा रहा था। ये क्या है भला, ये कैसे हो सकता है? चारों दोस्त आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर उस गांव की तरफ देख रहे थे। और थोड़ी ही समय में न गांव था, न आग थी और न आग की राख थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। कोई निशान नहीं था वहां पे, न गांव का, न मेले का और न इंसानों के वजूद का। अपने सर को पकड़ लिया इन चारों ने। क्या था ये सब? क्या हम जागते में कोई ख्वाब देख रहे थे? उनके कानों में रह रह कर एक बात गूंज रही थी जो मुखिया ने मरते समय कही थी, तुम भी नहीं बचा पाए, लगता है इंतजार अभी लंबा है। क्या था इसका मतलब? विक्रम, साहिल, नंदू, ये कोई नहीं समझ पाया और इसे समझने की जितना वो कोशिश करते उतना ही उसमें उलझते चले जाते। क्या रहस्य था उस गांव का जो रात के बाद गायब हो गया था? कौन थी झुमरी
जिसके लिए मुखिया ने अपनी जान की परवाह नहीं की। क्यों मुखिया ने कहा था इंतज़ार अभी और है? इन सभी सवालों का क्या विक्रम को कभी जवाब मिल पाया? ये जानने के लिए सुनिए 13 जून 1948 का अगला भाग।